हाय। जो भी जैसे फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का सेल। ठीक। तो सेल क्या है? बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अच्छा, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक, मल्टी सेलुलर जो भी हैं, तो वो सब के सब किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। डिस्कवर्ड किसका किया? डिस्कवर कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे। अच्छा, ये जो है सेल, ये उनको जब डिस्कवरी किए तो वो कंपार्टमेंट जैसा उनको दिखा, तो इसीलिए ये हॉलो कंपार्टमेंट को क्या कह दिए? सेल कहे। क्योंकि ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड सेलुला वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? हॉलो स्पेस। ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या हैं? तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है। तो अब प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें होता है, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो होगा वो होगा तुम्हारा प्रोकैरियोट, और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग यूकैरियोट्स। ठीक है। तो अब मेन डिफरेंस इसका देख लो कि हाँ, वैसे कि 11th-12th में पढ़ा ही हुआ है कि हाँ, जैसे प्रोकैरियोट्स जो है, इसमें जो है क्या होता है? सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल बना होता है। अच्छा, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि जो भी ऑर्गेनल्स जो भी मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि मेम्ब्रेनस हैं, ठीक है, जिन पे मेम्ब्रेन की लेयर है, वो सब क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक है। जैसे कि गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये सब प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। लेकिन वही यूकैरियोट्स में, यानी कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसमें ये सब प्रेजेंट होता है। इनका सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज का या फिर काइटिन। तो सेलुलोज प्लांट, प्लांट में ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट में सेल वॉल रहता है, तो प्लांट सेल जो है उस सेलुलोज से बना होगा। अच्छा, फंजाई जो होगा, फंगस फंगस, तो वो जो है काइटिन का बना होता है उसका सेल वॉल। राइबोसोम का टाइप देख लेना, अभी प्रिमिटिव है तो पुराने राइबोसोम 70s वैरायटी। ठीक है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा मॉडर्न हो गया तो 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और ये लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसमें एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा जैसे कि है कार्बोहाइड्रेट। ठीक। कार्बोहाइड्रेट जो है कि वो होता है जैसे कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक। तो मोनोसेकेराइड में तुम्हारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यानी कि जो भी बेसिक होते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अच्छा, मोनोसेकेराइड को मिलने से, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड बनता है कुछ मोनोसेकेराइड से। ठीक। और ओलिगोसेकेराइड जब मिलेगा तो पॉलीसेकेराइड। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट का 3 टाइप होता है। जब फिजियोलॉजी में आगे पढ़ेंगे तो उस पर देखेंगे। खैर, ओलिगोसेकेराइड में एग्जांपल क्या हो जाएगा? सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब। और पॉलीसेकेराइड्स में तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसमें आता है तुम्हारा सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब। ठीक है। काइटिन, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब कहाँ के हैं? क्या हैं ये सब? पॉलीसेकेराइड। ठीक है। खैर, उसके बाद फिर थोड़ा देखेंगे, अगर जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल फिर 2 टाइप में बांटा गया है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, इसमें एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल बड़े होते हैं। ठीक है। स्टोरेज ऑर्गन्स हैं वैक्यूल, ठीक, क्योंकि प्लांट को क्या करना है? स्टोर करके रखना है लंबे समय के लिए। ठीक। तो इसीलिए प्लांट्स में क्या है? वैक्यूल लार्ज मिलते हैं हर सेल में, और एनिमल सेल में ये छोटे छोटे मिलते हैं, चाहे नहीं भी मिलते हैं। ठीक। अच्छा, इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है? प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। इसके बाद अब कंपोनेंट्स हैं, सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं? तो पहले तो एक तो सेल वॉल, ठीक, इफ़ है तो, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, और कुछ ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स मतलब समझो कि ऑर्गेनल का, ऑर्गन्स का छोटा भाई। ठीक है। यानी कि ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के अंदर जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक, जो कि मिल के एक फंक्शन करते होंगे या सेल को जीवित रखते हैं, वो सब के सब क्या होंगे? ऑर्गेनल्स कहेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है सेल वॉल देख लेते हैं। सेल वॉल क्या है? तो वो फुल्ली परमिएबल है, यानी कि सेल वॉल जो ऐसा चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर चाहे तो अंदर आ सकता है अपने मन से, चाहे तो बाहर जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक। वही चीज़ यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में अभी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ठीक है।
सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कि कुछ को एंट्री करेगा और कुछ को नहीं करेगा। तो ये जब हम लोग अभी सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख पाएंगे कि हाँ कैसे और क्यों कुछ चीज़ें तो अंदर आ जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें अंदर नहीं आ पाती, या फिर कोई चीज़ वहीं के वहीं बाहर की बाहर ही रह जाती हैं। ठीक, तो ये सब स्ट्रक्चर जब इसका देखेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा। खैर सेल वॉल जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में कैसा होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन का। उसके बाद फिर ये जो होता है रिजिड होता है। ठीक, रिजिड होता है तो ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि ये सेल को क्या देगा, शेप प्रदान करेगा, एक प्रॉपर शेप। ठीक है, रिजिडिटी प्रदान करता है, स्थिरता। ठीक, उसके बाद फिर है ये जो है क्या करेगा कि एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। मेन काम तो प्रोटेक्शन, जब रिजिडिटी है तो प्रोटेक्शन का काम इसका मेन रहेगा। अब सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, एक और चीज़, सेल वॉल जो है डिस्कवरी कौन किए थे, ध्यान में रख लेना, रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक इसकी डिस्कवरी किए थे। अब जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हर एक सेल में पाया जाएगा, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल। ठीक है, अच्छा ये जो है श्वान जो है साइंटिस्ट हैं। ठीक, तो वो जो है डिस्कवरी किए थे। खैर अब जैसे कि इसके कंपोजिशन देख लो, तो कंपोजिशन जो है प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 52 to 58% मिलता है। ठीक है, और 40% लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 2%। ठीक, तो ये चीज़ है। साथ में अब देखते हैं हम लोग ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गेनल्स के फिर ऐसे 3 पार्ट कि डबल मेम्ब्रेनस, यानी कि वो मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि 2 मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये एक मेम्ब्रेन और ये दूसरा मेम्ब्रेन। ठीक, और अंदर में अपना काम कर रही है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम कर, ठीक है, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। और न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस तो वो भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो उसके बाद फिर है सिंगल मेम्ब्रेनस सेकेंड नंबर, जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। ठीक है, ट्यूब्यूल का नेटवर्क है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बस इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर है आपका गोल्जी बॉडी, उसके लाइजोसोम्स हैं और सीलिया फ्लैजेला। ये सब सिंगल मेम्ब्रेनस, यानी कि केवल एक मेम्ब्रेन से कोटेड होते हैं। ठीक, एक होता है नॉन मेम्ब्रेनस, यानी कि उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, तो उसमें सेंट्रियोल होता है। ठीक है, सेंट्रियोल और साथ में राइबोसोम और एक न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर ही एक पार्ट है, डिवीज़न में हेल्प करेगा, फिर वहाँ पे आएंगे तो देखेंगे। इसके बाद राइबोसोम। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये 3 क्या हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर, ठीक है, होता है। अब ये लिपिड का है, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट, तीनों रहेंगे। ठीक है, अब लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल 2 चीज़ों से बना होता है। ठीक है, उसका जो लिपिड का जो लेयर है, ठीक, फॉस्फोलिपिड्स है और कोलेस्ट्रॉल है। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, ये स्टेबिलिटी जनरली प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। पहले फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि एक हेड होता है, ठीक, गोल सा हेड, और उसके साथ जो है ये कार्बन की चेन है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो है सैचुरेटेड चेन और अनसैचुरेटेड चेन, ये दोनों कार्बन की चेन है। ठीक है, सैचुरेटेड की चेन मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड की चेन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, जो भी तुम्हारा सॉलिड फैट्स हैं, ठीक है, वो सब सैचुरेटेड फैट में आता है, और लिक्विड फैट या फिर ये सब जो है डबल बॉन्डेड, ठीक है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट में आता है। ठीक, अब जो है हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन, प्रोटीन भी तो 2 टाइप के हैं सेल में, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो प्रोटीन होंगे, ठीक है, ये इंट्रिंसिक है, जो एम्बेडेड होंगे, उसमें धंसे हुए रहेंगे।
वो सब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, और ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर की तरफ है वो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल है, ये है कोलेस्ट्रॉल और ये है फॉस्फोलिपिड। और इसका कैसा है, 2 लेयर बन रहा है, यही है फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर। ठीक है, जिसमें इनका हाइड्रोफिलिक जो हेड है, हेड वाला पार्ट वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर को क्या कर रहा है, लव। ठीक, यानी कि ये वाटर, और ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड, वो क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है। यानी कि अच्छा, बाहर में तो पानी तो है ही, ठीक है, हाँ बॉडी में तो पानी है ही। अब जो है बाहर में पानी है ही, तो इसीलिए जो है जैसे कि ये दोनों अंदर आ गए, यानी कि ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो दोनों अंदर की तरफ एक साथ आ गया। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक वाला बाहर रह गया। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर एक बाइलेयर के फॉर्म में होता है। ये स्ट्रक्चर दिए थे जनरली सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, तो जनरली इनका स्टडी आरबीसी पे था, मैमल्स के आरबीसी पे। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या होगा, ओलिगोसैकेराइड का चेन होगा। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड होंगे। अच्छा, ये अगर ये एम्बेडेड हुआ प्रोटीन से, यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन या किसी प्रोटीन से अगर बंधे हुए हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। और अगर लिपिड से अगर बंधा हुआ ये है तो ये क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड। ओलिगोसैकेराइड का, खैर ये एंटीजेंस, ठीक है, इसका एग्जांपल है। कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का काम क्या है, मेनली इसका काम है कि पहचान पत्र, ठीक है, यानी कि आधार कार्ड है ये सेल का, यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से पहचान करवाता है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो एंटीजन, ठीक है, स्पर्म ओवम का रिकॉग्नाइजेशन और फिर सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन इसमें हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, एक जैसे आरबीसी में खोज हुआ था तो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन एक होता है। ठीक है, आरबीसी को हेल्प करता है कि वो छोटे से छोटे जगह पे जा सके, ठीक है, और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन स्प्रिंग लाइक प्रोटीन है, तो वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, साइटोसोलिक फेस हो गया और नॉन साइटोसोलिक, बाहरी फेस हो गया, और ये अंदर का फेस हो गया। अब जैसे कि इसमें हम पढ़ते हैं कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। ठीक, कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस है। कोई भी चीज़ अगर सेल से बाहर की तरफ आ रहा है तो वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। फिर इसमें एंडोसाइटोसिस में फिर आता है फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस, यानी कि अगर सॉलिड चीज़ें अगर इनगल्फ कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं सेल के, तो वो हो गया तुम्हारा फैगोसाइटोसिस। लिक्विड सब्सटेंस अगर अंदर बाहर जा रहा है तो वो पाइनोसाइटोसिस। अब जो है जैसे मूवमेंट, ठीक है, अब मूवमेंट समझने के लिए यहाँ डायग्राम में अगर देखें तो डायग्राम में एकदम सिंपल है। अगर कोई भी लिपिड सॉल्युबल चीज़ें होंगी तो वो क्या करेंगी, वो नॉर्मली ट्रैवल कर जाएंगी। लिपिड सॉल्युबल चीज़ें जो होंगी वो नॉर्मली अपना लिपिड के थ्रू सॉल्युबल है तो अपना निकल जाएगी। ठीक, लेकिन वाटर सॉल्युबल चीज़ें होंगी वो तो यहाँ पे नहीं जा पाएगा, नहीं जाएगा। तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम बनाया गया। ठीक, उसमें चैनल प्रोटीन्स हैं, पोरिन्स प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन का चैनल बन गया। ठीक है, जैसे कि ये प्रोटीन का चैनल बन गया। ठीक है, अब इसमें से जो है H2O सॉल्युबल जो भी चीज़ वाटर सॉल्युबल होंगी वो आराम से अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया जैसे चैनल। अब इसके साथ साथ में क्या बनाया गया, पंप प्रोटीन। ठीक है, जिसमें एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये क्या करेगा कि हाँ कि सोडियम पोटेशियम का पंप है, देखिए अगर सोडियम को अंदर फेंक रहा है, पोटेशियम को बाहर फेंक रहा है, ये एनर्जी के यूज़ से। ठीक है, एनर्जी सेल में किस फॉर्म में होता है, तो एटीपी के फॉर्म में, यानी कि एनर्जी लगा के ये काम हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया।
और ये क्या हो गया, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ टंकी है, ठीक है, तो हम लोग जैसे मोटर से, ठीक है, उसको बिजली दी हम लोग, ठीक है, बिजली दी और मोटर से पानी को, ठीक है, यहाँ पहुँचाया ऊपर की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे एनर्जी खर्च हुआ। ठीक, तो ये हो गया पंप का यूज़ करके क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फिर ये खुद ब खुद फिर वापस नीचे की तरफ आ रहा है, नल से बाहर आ रहा है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं लग रही। तो यही चीज़ अब इसमें देखते हैं सेल में। तो सेल में अगर हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, अगर मान लो जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे तुम्हारा बाहर की तरफ अगर पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, ठीक, इसी को अगर हम मान लो कि उल्टा कह दें कि बाहर की तरफ सॉल्यूट कम है, ठीक, और अंदर की तरफ सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट अंदर की तरफ ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, पानी जो है अंदर की तरफ आएगा, यानी कि ये क्या होगा, भरेगा। तो ये यानी कि हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, से लोअर कंसंट्रेशन तरफ मूवमेंट है, क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक तौर से जाएगा। अब जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, ठीक है, एनर्जी लगती है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसिव। इसमें आ गया पैसिव ट्रांसपोर्ट दो, सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न जो सिंपली आराम से जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार अपना बिना एनर्जी खर्च किए अंदर बाहर आ रहा है, जा रहा है। ठीक, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या हो गया, जिसमें चैनल की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि कैरियर, कोई कैरियर चाहिए। ठीक है, तो वो तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि जो भी वाटर लविंग होंगे, यानी कि वाटर सॉल्वेंट मतलब पानी में घुलने वाले, तो जितने भी वैसे होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, सब के सब कहाँ से मूव करेंगे, किसके थ्रू, फैसिलिटी उनको चाहिए, यानी कि लिफ्ट उफ्ट लगवाना पड़ेगा, तो उनको फैसिलिटी चाहिए, तो वो सब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। लेकिन होगा कैसे, पैसिवली ही होगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये चीज़ था, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट होता है।